हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जिस पे बहुत चर्चा हो रही है, एरोगेंस ऑफ द आईएएस। आपने सुना होगा पूजा खेटकर का केस। 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर महाराष्ट्र कैडर की हैं और अभी 1 वर्ष भी उनका पूरा नहीं हुआ है सर्विस में। कंफर्म भी नहीं हुई है, प्रोबेशनर है। और ऐसी बात आई है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के बहुत ऐसी फैसिलिटीज मांगी जिनके लिए वो इंटाइटल नहीं थी। और ऐसी फैसिलिटीज ना मिलने पे ना सिर्फ पूजा परंतु उनके परिवार के दूसरे लोग उनके पिता करके कलेक्टर ऑफिस में उन्होंने भी नीचे के ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव किया और असर्ट किया कि सब फैसिलिटी मुझे दी जाए। प्राइवेट गाड़ी के ऊपर उन्होंने बीकन लगाया जिसके लिए वो अधिकृत नहीं थी और कलेक्टर ने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी तो सरकार ने उनकी अभी बदली की है। और कुछ दूसरी इश्यूज भी आई हैं उनके सर्टिफिकेट्स के बारे, ओबीसी स्टेटस के बारे, विकलांगता की जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में, मेडिकल टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में अलग से इंक्वायरी चल रही है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। आज मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि क्या आईएएस में आने के बाद लोगों में एरोगेंस आ जाता है या क्या आईएएस ऑफिसर्स एरोगेंट होते हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पब्लिक परसेप्शन इस बारे में काफ़ी हद तक है। और यंग ऑफिसर्स जब आते हैं शुरू में तो खास करके डिस्प्ले ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो आज मैं बात करूँगा कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत व्यापक चीज़ नहीं है, एक्सेप्शंस है, ऐसे केस होते हैं, लेकिन जब भी ऐसा केस होता है तो पूरी सर्विस बदनाम होती है। मैंने 37 साल तक आईएएस में नौकरी करी और बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ काम करने का, सीनियर्स, इक्वल्स, जूनियर्स, कोलीग्स, मुझे अवसर मिला और मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग सर्विस में देखे। और इस तरह का जैसे एग्जाम्पल मिला है, ऐसे कम थे लेकिन ऐसे लोग भी सर्विस में देखने को मिलते हैं, जिससे सारी सर्विस और गवर्नमेंट की भी बदनामी होती है। लेकिन ऐसा होता है तो क्यों होता है, चाहे ज़्यादा होता है या कम होता है उसकी बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन एरोगेंस जो होता है वो क्यों होता है इसके मैं आपको 7 कारण बताना चाहता हूँ आज। और खास करके वो यंगस्टर्स जो आईएएस के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या लोग जो सिविल सर्विस में काम करते हैं, या जो नए आए हैं, भर्ती हुए हैं, या स्टूडेंट्स जो एस्पिरेशन रखते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, या उनके पेरेंट्स या जनरल लोग, उनके लिए भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या कारण है कि वो जो ब्राइटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज में आइडलिस्ट होते हैं, वो एक एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ लोगों में ऐसी भावना क्यों आ जाती है, एरोगेंस, घमंड या सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारा अधिकार है कुछ चीज़ों के ऊपर क्योंकि हमने एक एग्ज़ाम पास कर लिया है, जिसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट। वो भावना क्यों आती है? तो सबसे पहले जो कारण ये है कि ये एग्ज़ाम एक बहुत ही मुश्किल, शायद दुनिया में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम है। 2023 में 13 लाख लोगों ने अपियर किया और कुल 1100 वैकेंसीज सब सर्विसेज मिला करके थी, जिसमें से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 175 वैकेंसीज थी। तो यदि कोई कैंडिडेट 175 पोजीशंस पे आता है 13 लाख पैसे, तो आप देखिए उसकी क्या प्रपोर्शन है। तो जब वो सेलेक्ट होते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, हमारे में कुछ बहुत खास चीज़ है, हम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं, हम अलग हैं और हम शायद एंटाइटल्ड हैं बहुत सारी चीज़ों की क्योंकि हमने बहुत मुश्किल एग्जाम को बहुत मेहनत करके पास किया है। ये कारण है, दैट इज रीजन नंबर 1। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम एंड फीलिंग कि हमने बहुत बड़ा एग्जाम पास कर लिया है, इसलिए हम एंटाइटल्ड हैं बहुत सारे अधिकारों के लिए। कारण नंबर 2, रॉन्ग नोशंस बाय सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया इतना हाईलाइट करता है आजकल, यंग ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और रिलेटिवली बहुत जूनियर पोजीशन है, कलेक्टर की भी पूरे सर्विस में 35 या 37 साल की सर्विस में आप पहले 10 साल में कुछ बनते हैं तो एक्चुअली यू आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। लेकिन वो सोशल मीडिया में से दिखाते हैं कि ऑफिसर आईएएस आईपीएस यंग ऑफिसर्स जा रहे हैं रोड पे, डांट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कैमरा लेकर के साथ में चलते हैं। और ये कोचिंग इंडस्ट्री का भी पूरा जो कोचिंग इंडस्ट्री का जो पूरा नेक्सस है वो भी इस चीज़ को हाईलाइट करता रहता है कि अगर आप आईएएस में आ गए तो या गवर्नमेंट सर्विस में आईपीएस में आ गए तो आपने ना जाने क्या पा लिया है, आप भी जैसे किसी रियासत के राजा बनते हैं।
इस तरह का फीलिंग लोगों का फेयरवेल होता है ऑफिसर्स का, तो उनके एम्प्लॉइज ऊपर से फूल फेंक रहे होते हैं, मन में जयकाली निकाल रहे हैं, वो अलग बात है। और आप दिखाते हैं ऐसा सोशल मीडिया पे कि तन के जा रहा है ऑफिसर, अकड़ के जा रहा है वर्दी में, या IAS है, IPS है, गाड़ी से उतर रहा है, रोड पे चल रहा है, लोगों को डांट रहा है, कहीं भी रेट डाल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, और बहुत एकदम प्लेइंग टू द गैलरी टाइप ऑफ चीज आजकल सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित है। तो मेरा ये कहना है यंगस्टर्स को कि वो रियलिटी नहीं है, कुछ ऑफिसर्स करते होंगे, और मैं ऐसा मानता हूँ जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते वो सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखा करके कोशिश करते हैं, और ऐसे सभी ऑफिसर्स की सरकारी सिस्टम के अंदर कोई बहुत अच्छी इंप्रेशन नहीं होती, और उनको अल्टीमेटली सब करना पड़ता है, इस तरह से लोग करते हैं। तीसरा कारण है कि ऑफिसर्स बहुत सारे रियलिटी से दूर रहते हैं। आप सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे हैं, एक गवर्नमेंट सिस्टम है, नीचे वाले बहुत सारे लोग हैं, अपना जो काम है वो करता नहीं है, और सिर्फ जी हजूरी है, चमचागिरी करते हैं, और आपके सामने यस सर, यस मैडम चुप करके बात करेंगे। लोग भी जो आपको मिलेंगे आपके काम के लिए, अपने काम के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, वो कुछ भी किस हद तक भी आपकी चमचागिरी कर सकते हैं, और आफ्टर सम टाइम एक इंसान ट्रैप में आ जाता है कि इतनी भी हमारा तो कुछ खास ही होंगे जो लोग हमको इतने आदर से और इज्जत से बुला रहे हैं, और उससे एक सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट आ जाती है। तो जिसको बोलते हैं कि रियलिटी से दूर, तो रियलिटी चेक से उनको करने की जरूरत है, रियलिटी टेस्ट करने की जरूरत है कि हम एक्चुअली कहाँ रहते हैं। चौथा कारण ये है कि वो है ट्रेनिंग डेफिसिट। ऑफिसर सिलेक्शन के बाद जब अकेडमी जाते हैं मसूरी, तो वहाँ भी काफ़ी हद तक मेंटरिंग की जाती है, और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और आपको एहसास दिलाया जाता है। बहुत सारे ऑफिसर आपसे बात करते हैं आके, कुछ दबंग ऑफिसर्स कि हमने डिस्ट्रिक्ट में ये कर दिया, वो कर दिया, और ये एक चलन है हमारी सर्विस में। हर एक इंसान आके बोलना चाहते हैं मैं बहुत ग्रेट था, मेरे जैसा काम किसी ने किया ही नहीं है। तो अपने जो अपने किस्से हैं ये सुनाने के लिए आते हैं, वहाँ भी 10 साल 15 साल की सर्विस वाले अधिकारी आते हैं और बातें करते हैं, और रियलिटी की बातें नहीं की जाती। हम लोग अपनी वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के अनरियल इंस्टेंसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट कारण ये है कि बहुत सारे राज्य में फ्यूडल माइंडसेट है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, खास करके हिंदी बेल्ट जो स्टेट है, पहले हम बीमारू स्टेट्स बोला करते थे, आजकल वो शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। तो जो ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, इस तरह के जो राज्य हैं जिसमें शायद और बहुत सारे स्कोप नहीं है डेवलपमेंट के, और रास्ते नहीं दिखते हमको, और हमको सिर्फ यही दिखता है कि IAS ऑफिसर्स हैं, उन्हीं का घर सबसे बड़ा है, कलेक्टर का ही बंगला सबसे बड़ा दिखता है, लोग बहुत पिछड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो उनको लगता है कि यही जी हजूर इनको किया जाए, तो वो चलन चलता है। और उस वजह से जो फ्यूडल स्टेट में लोग काम करते हैं उनको बहुत जल्दी एक दिमाग पे ये चीज़ आ जाती है कि हम बहुत इंटाइटल्ड लोग हैं और बहुत स्पेशल लोग हैं। नेक्स्ट कारण है कि आपको सडनली बहुत पावर मिलती है। प्रमाण में आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आपने मेहनत करके एग्जाम पास किया, और उसके बाद में आप जब डिस्ट्रिक्ट में गए 2 साल की ट्रेनिंग के बाद में, तो आपको फर्स्ट पोस्टिंग में ही मैजिस्ट्रेट पावर मिल गई, और आपके हाथ में इतनी सारी पावर दे दी जाती है, तो उस वजह से लोग जो है उसको शायद संभाल नहीं पाते। बहुत ही यंग एज में बहुत ही पावर दे दी जाती है, जबकि प्रमोटी ऑफिसर जो नीचे से आते हैं वो उनको बहुत समय लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो जितना 20 साल लगते हैं प्रमोटिव ऑफिसर को आगे आकर के उसी पोस्ट पे आने के लिए, IAS ऑफिसर 2 या 3 साल की या 4 साल की सर्विस में उस लेवल पे आ जाता है। हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग, और बहुत बड़े बड़े बजट उनको दिए जाते हैं इनिशियली, और उनको बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज एक्चुअल में इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो लोगों के लिए कर सकें, काम कर सकें, डिलीवर कर सकें। लेकिन बहुत लोगों को या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब हमारे हाथ में है, तो ये जो सडन पावर आती है कॉलेज स्टूडेंट से, आपको सडनली इतनी सारी पावर, इतने सारे सबॉर्डिनेट्स, आगे पीछे घूमने वाले लोग, सरकारी मकान, गाड़ी, ये सब मिल जाता है, तो लोग बचा नहीं पाते, और उसके लिए उनको तैयार नहीं किया जाता। एक लास्ट कारण ये मैं मानता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, कि अगर हम बहुत नाइस होंगे, बहुत नंबर होंगे, तो हमारा लोग फायदा उठा लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। तो लोग एक्चुअल में, कुछ लोग जो एरोगेंट नहीं भी हैं, वो भी एक फसाड या एक मुखौटा पहन लेते हैं एरोगेंस का, और वो आपका एकदम बिल्कुल ऐसे
चलने का स्टाइल बदल जाएगा और ऐसे बात करेंगे एज इफ के हमारे पास मत आइए और हमसे कुछ बनता नहीं, जैसे कि हमने पूरा हमारे हाथ में सब कुछ है, जबकि रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। आपके हाथ में बहुत कम रहता है, आप सिस्टम ड्रिवन होते हैं, आप सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं, विद इन सिस्टम रह करके आप किसी के लिए जस्टिस कर सकते हैं, जिसको जो मिलना था वो चीज़ उसको प्रॉपरली मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे हाथ में बहुत पावर आ गई है, तो हमारे से कोई कुछ मांग ना ले, हमारा कोई बेनिफिट ना ले ले, हम किसी से दोस्ती करेंगे, प्राइवेट आदमी से, किसी प्रोफेशनल से, तो पता नहीं हमारे से क्या फ़ायदा उठा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है और इस वजह से लोग एकदम अलग थलग और अपने फसाड़ में, अपने ककून में या अपने मुखौटे के अंदर रहते हैं और फिर से उस वजह से उनको और रियलिटी से कट हो जाते हैं, दूसरे लोगों से सोशलाइज नहीं करते, उनको मालूम नहीं पड़ता कि उनके बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में सामान्य लोगों का क्या ख्याल है और क्या वो बात करते हैं, कितनी तारीफ करते हैं और कितना क्रिटिसिज्म करते हैं, ये उन तक पहुंचता नहीं है। तो इन सब वजहों से एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एरोगेंस आ सकती है, आ जाती है। अब इससे कैसे बचा जाए? तो इस एरोगेंस से, इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से कैसे दूर रहा जाए या बचा जाए, या किस तरह से हमारे यंग ऑफिसर्स को इससे आप दूर कर सकते हैं। तो इसमें फिर से मैं 7 पॉइंट बोलना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब अकेडमी में थे तो हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर बी युगांधर, जो कि सत्य नडेला का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है सत्य नडेला, उनके पिता मिस्टर युगांधर आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। हमारे समय वो अकेडमी में डायरेक्टर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही सख्त ऑफिसर उनको समझा जाता था, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफिस कैडर। और उन्होंने एक वहाँ पे कंसेप्ट शुरू किया था उस समय, जो कि उसका विरोध भी हुआ था हमारे बैच में, ट्रेनिंग वेस्टेज। उन्होंने सरकार को लिखा भी था उस समय कि ट्रेनिंग शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। आपने एक बार यूपीएससी में सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अपने मेडिकल इंटरव्यू करके लिस्ट निकाल ली और अपने अकेडमी में भेज दिया। तो अकेडमी में, डिस्ट्रिक्ट में ये लोग 2 साल तक रहेंगे, तो एक्चुअल कैरेक्टर लोगों का बाद में मालूम पड़ता है। 1 घंटे के इंटरव्यू में, 45 मिनट्स के इंटरव्यू में या कुछ एग्जाम लिखने से आपका कैरेक्टर मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उस समय और बाद में डिस्ट्रिक्ट में जब काम करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपका कैसा कंडक्ट है, कैसा बिहेवियर है, आपकी इंटेग्रिटी कैसी है, आपके मॉरल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें बाद में नहीं मेरे में मालूम पड़ती हैं। और जब वो मालूम पड़ती हैं तो उसमें कुछ खास किया नहीं जा सकता। तो ये जो ट्रेनिंग वेस्टेज का कॉन्सेप्ट है, या कि ट्रेनिंग शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, तो आपका जैसे आपने लिस्ट बनाई, अगर 175 लोग आईएएस में सेलेक्ट करने हैं तो आपने उनमें से अगर सेलेक्ट किए हैं तो उनमें से आपका एक सिस्टम होना चाहिए कि 20-25 लोग ऐसे निकले जो कि एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान, डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग के दौरान किसी भी कारण से आपको लगे कि ये लोग लायक नहीं है, तो उनको या तो सर्विस में किसी दूसरी सर्विस में डाल दिया जाए, या तो उनको वहाँ से उनका प्रोफेशन बढ़ाया जाए, और कोई एक्सट्रीम केस हो तो उनको निकाल भी सकते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। जैसे एलिमिनेशन का प्रोसेस है, कुछ लोग फिल्म में फेल हो जाते हैं, उनको मेन में नहीं बैठने दिया जाता। मेन में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू तक नहीं जा सकते, इंटरव्यू में ना पास होते हैं, उसके बाद कुछ ही लोग जाकर के सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ट्रेनिंग के दौरान भी ये प्रोसेस कंटिन्यू करना चाहिए। और 2 साल की ट्रेनिंग जो लोग क्लियर नहीं कर पाए, ऐसे लोग भी फिर से उनको सर्विस में रिटेन नहीं करना चाहिए, कंफर्म नहीं करना चाहिए, और फिर से उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये प्रोसेस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। युगांधर साहब ने एक उस समय की रिपोर्ट भेजी थी, ये कहीं ना कहीं सरकार में पड़ी होगी, और इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो लोग एक्चुअली में क्या है वो चीज़ मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन मसूरी में, अकेडमी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, और इस तरह की जो केसेस बनते हैं, ये पूजा जैसे लोग फिर शायद सर्विस में सस्टेन ना कर पाए। हर 10 साल में आईएएस ऑफिसर्स के लिए एग्जाम होना चाहिए, जैसे डिफेंस में होता है, और एग्जाम का प्रोसेस होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, इंटरव्यू होनी चाहिए, और 1 महीने ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर वो देखें, और उसके बाद उनको लगे पास किया है तो ही वो अगले लेवल पे प्रमोशन पे जाए, वरना उसी लेवल पे वो स्टैग्नेट कुछ लोगों को कर सकते हैं। क्योंकि आर्मी में ये सिस्टम है, एक बैचमेट आपका लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, दूसरा बैचमेट ब्रिगेडियर तक, और तीसरा बैचमेट कर्नल तक भी रह सकता है, एक ही बैच के लोग। क्योंकि वहाँ पे हर स्टेज के ऊपर उनकी परीक्षा, उनकी ट्रेनिंग, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। जबकि आईएएस में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसलिए
कि अगर आपको इतने साल हो गए तो आप ये बन ही जाओगे। और बहुत कम ऐसे केस होते हैं जिसमें लोगों को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करना बहुत बड़ी बात मानते हैं, तो उस वजह से एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ ओवर सिक्योरिटी आ जाती है और लोग किसी तरह से भी बिहेव करते रहते हैं और चलते रहते हैं। और पॉलिटिकल नेक्सस जो है उस वजह से उनको एक प्रोटेक्शन भी मिलती रहती है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा साउंड शायद नहीं होते, वो दूसरी चीज़ों में, पीआर में, पब्लिक रिलेशंस में, साइकोफेंसिव में, चर्चागिरी में बहुत बेटर होते हैं शायद, और गलत काम करने में। तो इन लोगों को बहुत उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी नहीं है। उनके जो इमीडिएट सुपीरियर्स आईएएस में हैं वो उनका मूल्यांकन अच्छा नहीं भी करते हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो भी ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा एक जो इसमें सोल्यूशन है वो है स्ट्रिक्ट एक्शन। इस तरह के केस जब भी सामने आए तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लोग ऐसे लोगों को जो पनिशमेंट करने की, पेनल्टी करने की जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत लंबी है, और उसके लिए सिविल सर्विस सपोर्ट हो अगर, और नॉन पॉलिटिकल तरीके से उनको उनके सामने एक्शन लिया जाए सिर्फ ट्रांसफर नहीं, लेकिन अब टू रिमूवल ऑफ सर्विस के भी एक्शन थोड़े से लिबरली लेने चाहिए। और इस तरह के जो लोग ध्यान में आते हैं उनको या तो डिमोट करें, या तो उसी जगह पे रखें, या तो उनको सर्विस से आप निकालें। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि पोस्टिंग कर दी और थोड़ी देर के लिए फिर वापस ले आए, तो उससे वो कुछ फर्क पड़ता नहीं। चौथा है वो है पब्लिक अवेयरनेस इन फ्यूडल स्टेट्स। जो फ्यूडल स्टेट्स हैं वहाँ पे सरकार को और मीडिया को एक पब्लिक अवेयरनेस चलानी चाहिए कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं दे आर फॉर यू, आप उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए। और ये जो अवेयर स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स आगे हैं और जो जागृत हैं, समझते हैं, जानते हैं, एजुकेटेड है, दक्षिण की स्टेट्स हैं, वेस्टर्न इंडिया की स्टेट्स हैं, और कुछ और जो समृद्ध स्टेट्स, समृद्धि से जो आगे बढ़ती हुई स्टेट्स हैं, उसमें लोग बहुत अपने राइट्स के लिए लोग बहुत अवेयर हैं, और इस तरह की कोई भी एक्सेस लोग टॉलरेट नहीं करते। तो अगर पब्लिक ही अवेयर हो जाएगी, पब्लिक अवेयरनेस बनाई जाएगी, तो इस तरह की चीज़ें कम होंगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि सिस्टम ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए। आजकल एआई आ गया है, आजकल आईटी ड्रिवन सिस्टम्स बहुत सारे हैं, तो हमारे ही लोग सीनियर जो हैं सर्विस के अंदर या दूसरे या गवर्नमेंट ओवरऑल बना ही रही है और कर ही रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिस्टम ड्रिवन हो तो डिस्क्रिशन जो है आपकी, जो एक डिसीजन लेने के आपके पास एक डिस्क्रिशन है कि वो कम हो जाए, तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को सरकार के पास ना जाना पड़े, तो इस तरह की जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट लोगों की कम हो जाएगी। सिक्स पॉइंट है जो बोलते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस विद लीस्ट गवर्नमेंट। सरकार कम हो और जो प्रशासन है वो ज़्यादा सुदृढ़ बने, ज़्यादा अच्छा बने, यानी कम लोगों से आप ज़्यादा बेहतर सिस्टम चलाइए। इतने ज़्यादा लोग भर देते हैं सरकार में और इनएफिशिएंट लोग भर देते हैं, और वो लोग सब आईएएस ऑफिसर्स के आसपास, क्योंकि अब आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, असली काम अपना जो है वो करते नहीं हैं, तो इस तरह की चमचागिरी करके और साहब को खुश रख करके, मेम साहब को खुश रख करके, और वो लोग अपनी जिंदगी व्यतीत कर लेते हैं। तो इस तरह के लोग कम होने चाहिए जिनको काम नहीं है, जो जिन जगहों पे काम नहीं है उन जगह को रैशनलाइज करें, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी, मतलब आई वुड नॉट से डिस्टेंस, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल दूरी बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल आप पॉलिटिशियन नहीं है और वो ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, एंड दे आर योर पॉलिटिकल मास्टर्स। एट द सेम टाइम जो डायरेक्ट आपके पॉलिटिकल बॉसेस नहीं हैं, जो इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, या जो इस तरह के लोग हैं जो पर्सनल रिक्वेस्ट्स आपको करते हैं, सिस्टम ड्रिवन, पॉलिसी रिलेटेड, पब्लिक रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा इंडिविजुअल चीज़ें करने को बोलते हैं, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाया जाए, और हमारे पॉलिटिकल लोग भी अवेयर हों कि अल्टीमेटली अगर सिस्टम अच्छे होंगे और ब्यूरोक्रेट्स अच्छे से उनको अच्छा ठीक ठाक रखा जाएगा, तो ओवरऑल गवर्नेंस इम्प्रूव होगी, और अगर ओवरऑल गवर्नेंस इम्प्रूव होगी तो वही सरकार, उन्हीं की सरकार, फिर उन्हीं को फायदा होगा, पॉलिटिकल फायदा नहीं तभी होगा, ताकि कुछ इंडिविजुअल काम करा आके, तो इसकी भी अवेयरनेस हो, और जो ट्रेनिंग मसूरी में होती है उसमें पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक इंटरेक्शंस हों, केस स्टडीज हों, सबको बुलाया जाए, और ट्रेनिंग के दौरान लोगों को इस चीज़ से, ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की जैसे ट्रेनिंग होती है, इस तरह पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो
जो पदाधिकारी हैं जिनको अलग अलग लेवल पे इनको पॉलिटिकल अधिकार मिलते हैं, पॉलिटिकल जगह मिलती हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाए और उनको भी बताया जाए कि किस तरह से ऑफिसर्स का क्या रोल है और पॉलिटिकल लीडर का क्या रोल है और किस तरह से आपने मिल करके संविधान के अंदर रहते हुए लोगों के लिए अच्छा काम करना है। तो ट्रेनिंग सिर्फ ऑफिसर की ना हो, पॉलिटिकल लोग की ट्रेनिंग हो। तो ये सब अगर हम स्टेप्स लेंगे तो मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे राज्यों में लिए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे देश जाएगा अल्टीमेटली। और हमको इस तरह के इंसिडेंट्स ऑफ एरोगेंस और इस तरह के जो एंटाइटलमेंट की सेंस वाले लोग हैं वो सर्विसेज में और कम देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो फ्यूचर में लोग आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एकदम क्लियर हो गया है कि आफ्टर ऑल इट इज अ जॉब, इम्पॉर्टेंट जॉब, बट एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ जॉब। ऑल द बेस्ट टू वेल।